तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे। हमने देख लिया था कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में अगर बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब वर्तमान में 12 हो चुकी है। हमने देखा कि कौन सी अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कब कब जुड़ी। अंत की 12वीं अनुसूची जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है, जो 1992 के 74वें अधिवेशन में जुड़ा था। तो हमने प्रथम अनुसूची पढ़ा, जिसमें राज्य संघ के नाम। द्वितीय में हमने पढ़ा दूसरी अनुसूची में कि वेतन से संबंधित है, किस किस संवैधानिक पदाधिकारों का वेतन है। तीसरे हमने पढ़ा कि किस तरीके से शपथ और प्रतिज्ञान दिलाए जाते हैं। तो आज का तो टॉपिक है वो चौथे से लेकर 12वें अनुसूची तक हम उनके बारे में विश्लेषण करना है कि चौथे अनुसूची में क्या है, 5वें में क्या है। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है, इसको रटना नहीं है। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ है, क्योंकि देखो जो इतिहासकार है, चाहे जो भी लेखक है, उन्होंने अगर कुछ बनाया है या कुछ ने लिखा है तो उसको बहुत सोच समझ के लिखा है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची डालो। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है बच्चों? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा लिखो। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का राज्यसभा में विभिन्न सीटों के आवंटन का जिक्र है। किसका जिक्र है? आवंटन का जिक्र है। यहां पर 2 सवाल बन सकता है। पहला कि चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के सीटों का आवंटन है, कि किस क्षेत्र से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। ठीक है। दूसरा सवाल, जो ये सीटें हैं ना, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? हाँ, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें शामिल की गई है। देखो, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 देश है, तो वहां की जो राज्यसभा सीट है, यानी अपर हाउस की बात करते हैं, तो जो वहां की अपर सीट है, तो वहां पे चाहे जनसंख्या कुछ भी हो, वहां पे प्रत्येक क्षेत्र से 2 ही सदस्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी जनसंख्या हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनसंख्या के हिसाब से लोग या सीटें आवंटन होगा। जैसे कि अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो देखो सवाल कैसे बन रहे हैं। पहला, चौथी अनुसूची में क्या किसका जिक्र है? राज्यसभा की सीटों का। सीटों का नहीं, राज्यसभा की सीटों का। और किसके आधार पर सीटों का वर्णन होता है? लेकिन जनसंख्या में कौन से जनगणना? तो 1971 की जनगणना के हिसाब से, जनगणना के आधार पर। कोई दिक्कत? ये पूछा जाएगा कि चौथी अनुसूची में जो जनगणना है क्या वर्तमान की है? 2011 की जनगणना है? नहीं, 1971 की जनगणना के हिसाब से है। अभी नया जनगणना जो आने वाला है 1926 में होगा। तो नई जनगणना 1926 में नहीं आएगी, क्योंकि आना था 2021 में, 10 साल बाद होता है, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो 1926 में जब जनसंख्या नहीं आएगी जनगणना, तो उसके आधार पर फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा। फिर से वहां पर एक नए जीके का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो अभी तक जो सीटों का आवंटन है वो कहां पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। तो पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सीटें कहां पे है राज्यसभा की? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश। ये पेपर में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की कितने राज्यसभा सीटें हैं? तो टोटल है 31 सीट। कितने सीट है? और
उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र 18 सीट। ऐसे छोटे मोटे राज्यसभा की सीटें की जाती है जनसंख्या के आधार पर। तो चौथे अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्यसभा के सीटों का जिक्र है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो चौथे अनुसूची से आगे सबको समझ में कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का जिक्र है। ठीक है, और सीट किसके हिसाब से होती है? जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे अधिक कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। अगला आइटम लिखो पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? तो लिखो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजाति, अनुसूचित, हाँ अनुसूचित में पांचवी में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। प्रशासन क्या होता है? वहां के कानून। ठीक है, प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध, नियंत्रण के लिख लेना। आर्टिकल 244 से संबंधित है, आगे पढ़ेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन इसमें चार क्षेत्रों के, इसमें चार क्षेत्रों के जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको छोड़ दिया गया है, उसको छठी अनुसूची में डाल दिया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र है लिख लो। ये पूछा जा सकता है कि पांचवी अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है। तो पहले लिखो असम, यानी जो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी भारत का पूर्वी, ये जो पूर्वी भाग है इसके जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, उनके केवल 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अनुसूचित जाति और जनजातियों का जिक्र पांचवी अनुसूची में नहीं है। तो यह भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से लिखो? असम हो गया, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनका पांचवें अनुसूची में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये पांचवी अनुसूची में शामिल नहीं है। ये पांचवी अनुसूची में 4 जो राज्य हैं शामिल नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है कितनी बार फिर से। देखो, जहां भी बदलाव होता है वहीं पर सवाल बनते हैं, तो आपको ये सारी बातों ध्यान रखना है। तो पांचवी अनुसूची में कौन कौन शामिल नहीं है? यानी पांचवी और छठी दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो छठे में क्या होगा लिखो? छठी अनुसूची लिखो। ठीक है, देखो जो ये 4 बच गए, जो ये 4 असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजाति क्या जाति ऐसे लिखेंगे ना, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध के बारे में है। यानी इन चारों स्टेट का जो जिक्र है वो छठे अनुसूची में डाल दिया गया है, उनके
जनजातीय प्रशासन एवं। तो पांचवी और छठी समझ में आ गया, किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति से। जिसमें से 4 जो शामिल नहीं है वो कहां चले गए? छठी अनुसूची में चले गए। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, तो 4 हो गया। 4 में क्या था? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5वें में क्या है? अनुसूचित और जनजाति और जाति का है। ठीक है, जिसमें 4 शामिल नहीं है 5वीं में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चारों को कहां शामिल कर दिया गया है? छठी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, हेडिंग डालो 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित हो सकती है? बताओ, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची राज्यों के और नाम से, उनके न्यायिक क्षेत्र से। दूसरा वेतन से, वेतन और भत्ते और उनके विशेष अधिकार से। तीसरा शपथ और प्रज्ञान। चौथा राज्य के सीटों का। 5वां अनुसूचित जनजातियों का, जिसमें कौन कौन शामिल नहीं है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद छठी में इन चारों के क्षेत्रों का जो जनजाति है उनकी जिक्र छठे में है। चलो हेडिंग लिखो 7वीं अनुसूची। अनुसूची देखो, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध यानी शक्तियों का बंटवारा कह सकते हो आप, लिख लो। इसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन मिलता है। किसमें? 7वीं अनुसूची में, केंद्र और राज्य। अब बताओ, केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा किससे, किस तरीके से होता है? नहीं, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से होता है। केंद्र में इनकी शक्ति का बंटवारा केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती, और एक होता है अवशिष्ट सूची, जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान जो नए नए आते हैं उनको रखा जाता है, और उसमें मान्यता किसको हो जाती है? केंद्र की प्रधानता। केंद्र जो है वो सबसे प्रधान होता है। तो अब देखो यहां पर और कैसे बांध सकते हैं सवाल। तो इनके शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, इस पर कानून कौन बनाएगी? इस पर कानून केंद्र बनाएगी। राज्यसभा में कानून कौन बनाएगी? कानून राज्य बनाएगी। और समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र दोनों बनाएगी। कोई दिक्कत यहां पर? अब देखो, इसमें विषय हैं, क्या है? पहले और वर्तमान में, पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय हो गए? पहले कितने विषय थे, अब कितने हो गए? यह भी सवाल बनता है। देखो, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र के विषय को बढ़ाया गया है, राज्य के विषय को कम किया गया है और समवर्ती सूची में बढ़ाया गया है। भाई जब कम होगा राज्य में तो कहां जाएगा? समवर्ती सूची में जाएगा। तो यहां देखो, पहले कितने थे? 97। अब कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 100। पहले थे ये 66, अब कितने हो गए? यानी केंद्र को मजबूत बनाने के लिए सीटों को क्या हुआ? बढ़ाया। और इसमें क्या करना पर घटा दिया गया राज्य को, क्योंकि राज्य की अगर शक्ति ज्यादा कर देंगे तो राज्य अपना नया नियम कानून बना सकता था, इसलिए राज्य को शक्ति कम कर दी गई। और
उसके बाद इन शक्तियों को कुछ जो बढ़ोतरी और कमी हुई है उनको कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। यानी पहले थे ये 47, अब कितने हो गए 52। तो ये नंबर जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी कितने हैं केंद्र में 100, राज्य में 60 और समवर्ती सूची में 52। कितने 52, ये आपको याद रखने हैं। राज्य को कम करके समवर्ती सूची में और केंद्र में बढ़ा दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसका जिक्र है। लिखो 8वीं अनुसूची, मिटा दूं, चलो अब लिखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है बच्चों वो किससे संबंधित है, भाषा से। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र है, यानी संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र है उसका प्रावधान कौन सी सूची में है, 8वीं अनुसूची में है। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं का जिक्र किसमें है, 8वीं अनुसूची में। तो संविधान के अंदर मूल भाषा कितनी थी, अगर पहले की बात करें तो मूल भाषा थी 14 और वर्तमान में कितनी है 22। वर्तमान में कितनी है 22 है। ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा संविधान में नहीं है। अंग्रेजी भाषा का जिक्र संविधान में नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब मूल भाषा 14 थी तो कितने 8 और जुड़े, 14 और 8 22। तो 8 जुड़े हैं तो कौन कौन सी भाषाओं का जुड़ा हुआ है, कैसे हुआ, वो चीज लिख सकते हो। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा। देखो तो सबसे पहले सिंधी जुड़ा, सबसे पहले कौन जुड़ा, सिंधी। फिर 3 और जुड़े, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और 3, तो 15 और 3 18। और आखिरी बार में 4 और जुड़ गए, कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली। तो 15वें नंबर पर कौन जुड़ा, सिंधी। 16वें 17वें 18वें पे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब पूछ सकता है कि ये कौन कौन से संविधान संशोधन जुड़े हैं। तो लिखो पहला, ये जुड़ा 1967वां, 1967 में से संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 1967 के संविधान संशोधन में जुड़ा, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था, 76वां संविधान संशोधन। बोडो, डोगरी, मैथिली ये 2003 में बना है, यानी 2003 में इसको जुड़ा है। और ये संविधान संशोधन 92 था, कौन था 52, जो 52 है ना, 92, ठीक है, 92, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो भाषा है 3 संशोधन में जुड़े, सिंधी सबसे पहले, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली।
ये 4 आपके सबसे अंतिम में जुड़े। कौन से वर्ष जुड़े? 2003 में। तो 8वां अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। मूल भाषा कितने हैं? 14। मूल भाषा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। क्या अंग्रेजी भाषा का जिक्र संविधान में है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन से भाषा कैसे जुड़े? तो 21वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन में ये सारे के सारे जुड़े हैं। हो गया। चलो अब आते हैं 9वीं अनुसूची। मिटा दो इसको। 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित हो सकती है? तो 9वीं अनुसूची जो संबंधित है वो अपने मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। जैसे समझो, जब 1951 में पहली अनुसूची यानी पहला संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ, तो 31B आर्टिकल है 31B, ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया वहां पे। ऐसा क्या हुआ था? ध्यान दो। पहले जमींदार लोग हुआ करते थे, आज़ादी के बाद जमींदार लोग हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा खेती थी। जब बहुत ज़्यादा खेती थे तो किसानों के पास तो कुछ नहीं बचा। तो जब किसानों के पास कुछ नहीं बचता था तो उनके पास ज़मीन कहाँ से आएगा? वो खेती कैसे करेंगे? तो कुछ खेत किसानों को दे दिए गए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी तरीके से मौलिक अधिकार को मानते हुए कोर्ट में केस करता, जीत जाता बहुत सारी चीज़ों को। तो 1971 के समय एक केशवा नंदी भारती केस हुआ था, उसका रिपोर्ट आया था, जिसके बाद संविधान के अंदर इसको हटा दिया गया मूल अधिकार से, और इसके बाद कोई अब केस नहीं कर सकता संविधान में, या इसके ऊपर कोई संविधान कोर्ट के अंदर इसको पेश नहीं कर सकता, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो लिखो क्या क्या था इसके अंदर। 9वीं अनुसूची में लिखो, जो मौलिक अधिकार था उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। ये कब की बात है? ये पहली संविधान संशोधन की बात है। तो पहले संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को जो कोर्ट में डाल दिया जाता था तो उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता था। ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया? तो इसके अंदर जमींदारी उन्मूलन, लिख लेना, ये पूछा जाएगा, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून, संबंधी कानून है, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून है, जो प्रथम संविधान संशोधन जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 कब हुआ था? आर्टिकल 31B आर्टिकल के तहत जोड़ा गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून कौन से अनुच्छेद में है? उस कौन सी अनुसूची में है? 9 में। और अनुच्छेद 9 की तरफ क्या जोड़ा गया था? 31B आर्टिकल 31B। इसीलिए ध्यान देना, जब आप संविधान पढ़ेंगे अभी तो वहां पर 31 और 32 6 मौलिक अधिकार है ना, उनका जब जिक्र करेंगे तो इनमें एक ये भी आएगा, उसको वहां पर अच्छे से और समझेंगे। ठीक है। बस यहां पर एक लाइन और लिख लो। 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 को
केशव नंदा भारती निर्णय के बाद, केशव नंदा निर्णय के बाद, केशव नंदा भारती निर्णय के बाद ठीक है, के बाद क्या हुआ कि इसमें रखे गए, मतलब कि जो भी कानून है रखे गए, इसमें रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा, कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केशव नंदा भारती के समय क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? नहीं, मतलब कि कोई आप चुनौती नहीं दे सकते, न्यायिक समीक्षा कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता है। आज देखो, आज आपके पास जो जमीन है, क्या कोई और ले लेगा उसको? नहीं ले सकता। ठीक है, क्या आपके जमीन के ऊपर कोई चुनौती कर देगा? क्या नहीं कर सकता। तो इस तरीके से चीजों को बनाया गया। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून है। अगला लिखो 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। लिखो 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। ये दल बदल क्या है? जैसे पहले क्या होता था, जब चुनाव होते थे तो नेता लोगों को, मंत्री लोगों को खरीद लेते थे पैसे से, जिससे क्या होता था कि जो उनकी सत्ता थी वो टूट जाती थी, उनकी शक्ति विघटित हो जाती थी, कम हो जाती थी, जिससे उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ता था। तो दल बदल कानून का मतलब ये था कि इसलिए लाया गया ताकि लोग अब सत्ता को नहीं बदले। आज देखो, क्या ऐसा होता है कि कोई एक बार पार्टी में आ गया तो बदल देगा दल? जल्दी से नहीं बदलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। पहले तो क्या होता था, कोई भी पैसा देता उसको खरीद लेता था। तो इसीलिए दल बदल कानून को रोका गया यहाँ पे। तो यहाँ पर दल बदल संबंधित कानून है यहाँ पे, और दल बदल को रोका गया। यानी जो नेता लोग थे एक दल से दूसरे दल में चले जाते, जैसे बीजेपी से और कांग्रेस, तो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, कोई और भी अन्य दल है। भारत में टोटल अगर नेशनल पार्टी की बात करो तो 6 नेशनल पार्टी भारत के अंदर। भारत के अंदर अगर नेशनल पार्टी की बात करो तो 6 नेशनल पार्टी। आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की 2 पार्टी है, कांग्रेस की 2 पार्टी है, तो 2 पार्टी हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी 2 है, तो 2 और 2 4, एक बीजेपी और एक बीएसपी 6। ठीक है, ये एनडीए, यूपीए, ये सब अलग अलग संस्था हैं, ठीक है, जिनका सहयोग से चलते हैं सरकार। 1900 कांग्रेस की बात बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में संगठित हुई थी तो 1977 तक इन्होंने डायरेक्ट अपना ही सत्ता बनाए रखा। फिर 1980 के अंदर 3 साल के लिए इमरजेंसी के टाइम पे वो बंद हो गया था, और उनके बाद उनकी सत्ता आई थी 1980 में, और इसी समय बीजेपी बना था, भारतीय जनसंघ। बीजेपी का पहले नाम क्या था? भारतीय जनसंघ नाम था, और 1989 तक उन्होंने फिर सत्ता में काम किया, और 1998 में पूर्ण बहुमत से फिर बीजेपी सरकार आई थी।
और 14 में। तो इस तरीके से चीज़ें हुआ। तो INC ऐसे 6 टोटल पार्टी है। अब दल बदल की बात करते हैं तो दल बदल का मतलब होता था कि एक नेता जब जीतता था इलेक्शन तो तुरंत दल बदल कर पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए दूसरे दल में चला जाता था, जिससे क्या होता था, सत्ता कमजोर पड़ जाती थी। इसलिए उस दल बदल कानून को लाया गया। और कौन से संविधान के तहत लाया गया, तो लिख लो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 1985 के द्वारा इसको लाया गया। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। दल और बदल संबंधित है। जैसे देखो 10 ऐसे लिखोगे ना, ऐसे याद रखना, तो 0 अपना पोजीशन बदल दिया, इस तरीके से दल बदल याद रखना तो आपको याद रहेगा। 0 और 1 बदल गया ना आपस में, भाई 0 1 होना चाहिए था ना, हो क्या गया? तो इसको दल बदल भी कह सकते हो आप। तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो 10वीं अनुसूची से। और 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? दल बदल संबंधी कानून। किस तहत के इसको रोका गया? 52वां 1985। 11वीं और 12वीं अनुसूची लिख लो। 2 अनुसूची और रहेगा, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची और इधर लिखो तो 12वीं अनुसूची। देखो जो 11वीं अनुसूची है ना वो पंचायत से संबंधित है और ये नगर पालिका से। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका। और 11वीं पंचायत से। ठीक है। तो 11वीं को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन और इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992। ये भी कब हुआ था? 1992। अच्छा ब्रैकेट लगा दिया। 1992। इसके अंदर कितने विषय हैं? इसके अंदर कितने विषय हैं ये पूछा जा सकता है। तो लिख लो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने हैं पंचायत में विषय? और नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसमें पंचायत की कौन सी शक्तियां हैं, क्या कानून है, वो उनका जिक्र यहां पे है। ठीक है। और नगर पालिका में सेम चीज है। तो इसके अंदर क्या है? शक्तियां, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायत की जो शक्तियां हैं और अधिकार का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? और इसके अंदर नगर पालिका की शक्तियां अधिकार हैं। तो हमने देखा कि 12 अनुसूची 1 बाय 1 हमने जिक्र किया। पहली अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है शक्तियां हैं और ये पंचायत से संबंधित शक्तियां हैं, इसलिए दोनों को सामने लिख दिया ताकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रहेगा सामने। बस पंचायत में विषय ज्यादा है, नगर पालिका में विषय कम है क्योंकि गांव ज्यादा है। ठीक है, नगर पालिका में जो नगर पालिका कम है। चलो, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्य से संबंधित है, उनके नाम, उनकी शक्तियां, उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा, संवैधानिक पदाधिकारों पर जो वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, उनसे संबंधित है, उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तीसरा संबंधित है शपथ और प्रज्ञान से। चौथी अनुसूची जो है वो सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन संबंधित है जो जनसंख्या के आधार पर होती है। पांचवा, अनुसूचित जनजाति और जाति के ऊपर है जिसमें 4 राज्य नहीं है, असम, मणिपुरी, मेघालय और त्रिपुरा। इनको अलग से प्रावधान दिया गया है जो 6ठी अनुसूची में डाल दिया गया है। तो 5 के बाद 6ठी अनुसूची इन चारों के संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, मूल भाषा 14 थी, वर्तमान में 22 है।
पहले सिंधी जुड़ा, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं कब कब जुड़ी ये हमने जिक्र कर लिया। 9वें जो है मौलिक अधिकार है, जो आपका जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून है। 10वां दल बदल संबंधित है। 11वां पंचायत से संबंधित है और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। ये 12 की 12 अनुसूचियां हमने जिक्र कर लिया। अगले मिलते हैं अगली क्लास में।